Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni. So today we are going to take up another topic in the chapter series of mass spectrometry, and the topic is metastable ion or metastable ion peak. So before proceeding to this topic, मेरी आपसे request है कि जितनी भी videos मैंने इस series में डाली हैं, I request you to just go through them. उसे पढ़ लो, सुन लो अच्छे से, and then switch to this part of the chapter. Otherwise कुछ समझ नहीं आएगा. Trust me, कुछ भी समझ नहीं आएगा. So without wasting any more time, let's proceed further. Alright, so metastable ion क्या है वो हम सबसे पहले डिटेल में देखेंगे. The lifetime of an ion that may be so small that it undergoes decomposition during its passage between the source and the collector unit in the spectrometer. तो कहने की का मतलब ये है कि जो आपके किसी आयन का लाइफ टाइम है, इट इज लेसर देन 10⁻⁻⁵. कि क्या होगा इस केस में, वो आयन आपका बिफोर रीचिंग द कलेक्टर यूनिट और डिटेक्टर यूनिट वो पहले ही उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी और वो मतलब उसकी पहले ही डिकम्पोजिशन हो जाएगी. डिकम्पोजिशन होने की वजह से वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा डिटेक्टर तक, और वो आयन आपको कई बार देखने को भी नहीं मिलेगा. ठीक है, और जिस केसेस में आपको मेटास्टेबल आयन पीक देखने को मिलती है वो वाला भी हम केस यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो दैट इज वन थिंग, दैट द लाइफ टाइम ऑफ एन आयन मे बी सो स्मॉल प्रेजेंट in it undergoes decomposition during its passage between the source and the collector unit in the spectrometer. So the ion resulting from the decomposition is known as metastable ion, और आप इसकी एक और definition लिख सकते हो, that these are those ions that dissociate en route, en route मतलब रास्ते में ही टूट गया वो. ठीक है, en route from an ion source to an ion detection device, यानी कि डिटेक्टर तक पहुंचने से पहले ही ब्रेकडाउन हो गया. to an ion detection device, right? So ये आपका जो फील्ड फ्री रीजन होते हैं ना, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन और मैग्नेटिक सेक्टर, जो मैग्नेटिक रीजन के बीच में जो फील्ड फ्री रीजन होता है, अगर आपने डेफिनेटली अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन और आयनाइजेशन मेथड पढ़े हैं तभी आपको ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन एंड योर मैग्नेटिक रीजन, तो ये आप तभी समझ पाओगे कि यहाँ बात क्या चल रही है. ठीक है, तो उनके बीच में जो फील्ड फ्री रीजन होते हैं, ये जो आयन है वो वहीं पे टूट जाएगा. ठीक है, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटास्टेबल आयन और पीक? First of all, they did not necessarily occur at integral mass by charge value, मतलब इसकी नॉन इंटीग्रल मास बाय चार्ज वैल्यू होंगी, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी. ठीक है, मेटास्टेबल आयन और पीक की जो वैल्यू आएगी, पोजीशन की जो इनकी वैल्यू आएगी वो होगी फ्रैक्शन में. These are much broader than the normal peak. अगर आपकी नॉर्मल पीक ऐसे आती है तो ये कुछ इस तरीके से आएगी, ब्रॉड आएगी आपके पास as compared to the normal peak, and इसकी abundance भी normal peak के comparison में बहुत कम होगी. So these are some of the characteristics of your metastable ion और peak. चलते हैं आगे. Okay, let me clean the slide. Yes. So some of the important points related to metastable ion और peak. सबसे पहले आयन की बात करें तो उसी पे रहते हैं. देन आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, पार्शियल ब्रेकडाउन इन बिटवीन द ion source and detector. So the partial breakdown in the path, and it also follows first order kinetics. Okay, अब देखो केस 1 हम डिस्कस करेंगे जहां पे आपके फ्रेगमेंटेशन जो है वो पहले ही हो जाएगी आपके मेटास्टेबल आयंस की बिफोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर. अब देखो इस तरीके से आपका एक ओवरव्यू लिया है मैंने आपके इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज योर मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट. अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन वगैरह की तो आप ये समझ जाओगे इसलिए. ठीक है, सो दिस इज अ वेपराइजेशन चैम्बर जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल वेपराइज होता है. ठीक है, उसके बाद आयनाइजेशन चैम्बर में वो मॉलिक्यूलर आयन बनता है आपका, और यहाँ पे आप बीम जो सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड करते हो, दैट इज 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, जो पोटेंशियल आप प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, दैट इज ऑफ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये भी आपको वहीं पे समझाया हुआ है मैंने. तो यहाँ से ये फर्दर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, लेट्स जस्ट से M1, M2 and M3. अब इसके आगे आपके पास आता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, so after the ionization chamber, this is the field free region that I was talking about earlier. This is your electrostatic analyzer.
ये जो आपकी यहाँ पे एक्सेलरेटिंग प्लेट्स के बाद, पहले तो आयनाइजेशन चैम्बर के बाद एक्सेलरेटिंग प्लेट्स आएंगी, उसके बाद फील्ड फ्री रीजन, फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर, देन अगेन फील्ड फ्री रीजन, देन मैग्नेटिक एनालाइजर। तो जो आपका आइन है वो यहाँ पे ही फ्रेगमेंटेशन उसकी हो जाएगी, या तो एक केस है या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर से पहले ही फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, या तो उसके बाद मैग्नेटिक एनालाइजर से पहले उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों केसेस को देखेंगे। अगर आपके जो मॉलिक्यूलर आइन है उसकी फ्रेगमेंटेशन पहले ही हो गई, कहाँ पे, फील्ड फ्री रीजन में होगी, तो उस केस में कौन से फील्ड फ्री रीजन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर से पहले वाले फील्ड फ्री रीजन में, तो उस केस में आयन जो है क्लियरली वो बिल्कुल भी नहीं आपका डिटेक्टर तक पहुंच पाएगा। ठीक है, ये अगर डिटेक्टर है यहाँ पे मान लो, तो ब्रेकडाउन तो उसका इतना अनस्टेबल था वो आयन की, वो यहीं पे टूट गया, तो आगे तो वो डिटेक्टर तक पहुंचना उसका इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। सो इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, ना ही उसकी एक्सेलरेशन फर्दर हो पा रही है और ना ही वो आपका ड्यू टू इनसफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वो आपका डिटेक्टर तक रीच कर पाएगा। देयरफॉर इन दिस केस यू विल नॉट गेट द मॉलिक्यूलर आयन एंड देयरफॉर द मेटास्टेबल आयन पीक नहीं मिल पाएगी आपको, नॉट मॉलिक्यूलर आयन, मेटास्टेबल आयन की पीक नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड केस। ओके, सो इन द सेकंड केस अब हम बात करेंगे कि एक तो आपका था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर वाला रीजन, उससे पहले वाला फील्ड फ्री रीजन, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपका मैग्नेटिक सेक्टर एनालाइजर वाला। ठीक है, तो इसके पहले जो आपका फील्ड फ्री रीजन है, अगर आपका जो आयन है वो यहाँ पे फ्रेगमेंट कर गया, ठीक है, उसकी फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो गई, यहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो गया, इस केस में यहाँ पे आके पूरी तरह उसकी डिकम्पोजिशन होगी, फ्रेगमेंटेशन भी नहीं, हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन होगी उसकी। सो इन दैट केस क्या होगा, इसके आगे तो आपके पास डिटेक्टर ही है, इन दैट केस अगर फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो भी गई बिफोर मैग्नेटिक एनालाइजर, magnetic sector analyzer, in that case still it will be reaching to the detector and this ion is therefore known as metastable ion and the peak obtained over here due to the metastable ion is metastable ion peak. तो आपको समझ आ गया होगा कि केस 1 में हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर से पहले जब ब्रेकडाउन हुआ तब आपको मेटास्टेबल आयन की पीक नहीं मिलेगी, और सेकंड केस में जब आपका हमारे पास था मैग्नेटिक सेक्टर एनालाइजर से पहले वाला फील्ड फ्री रीजन, मैग्नेटिक सेक्टर एनालाइजर से पहले वाला फील्ड फ्री रीजन, वहां पे अगर ब्रेकडाउन हो गई किसकी, आयन की, मतलब उसकी फ्रेगमेंटेशन सॉरी डिकम्पोजिशन होगी, तो उस केस में क्या होगा, आपका मेटास्टेबल आयन की पीक आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी। एंड देयरफॉर ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है आपकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो मेटास्टेबल आयन पीक से रिलेटेड है, उन्हें देख लेते हैं। सो आपके पास जो पीक आएगी दैट वुड बी डिफ्यूज्ड पीक, लेस डेफिनेटली शेप्ड, मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी उसकी, क्योंकि आपके पास जो यूजुअली वेट अ सेकेंड, आपके पास जो यूजुअली स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, वो आपके पास इस तरीके से फाइन लाइंस देखने को मिलती हैं। बट अगर आपको इस तरीके की पीक की बजाय कुछ ऐसे पीक देखने को मिल जाए लाइक दिस, तो दैट इज गोइंग टू बी द केस ऑफ अ मेटास्टेबल आयन पीक, वो वही वाली पीक होने वाली है, क्योंकि उसकी एक तो अबंडेंस भी कम होती है, लेस अबंडेंट होता है वो, उसकी एनर्जी भी कम होती है, अनस्टेबल मतलब आपके पास होता है वो, लेस एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर नॉर्मल आयन। ठीक है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू मैंने पहले बता दिया, फ्लैट होती है आपके पास, नॉट एज फ्लैट एज दैट ऑफ द नॉर्मल पीक, less definitely shaped and diffuse peak. So these are few of the point related to your metastable ion peak and this is the spectrum you can see. ये आपका molecular ion peak आ गई जिसकी mass by charge value सबसे ज्यादा है, ये आपका tallest peak है तो ये base peak आ गई आपकी, ठीक है, and this is definitely going to be your metastable ion peak. Got it? तो I hope इतना आपको clear हो गया होगा। चलते हैं आगे। सो अब हम कंसीडर कर लेते हैं इस इक्वेशन को जहां पे आपका ये मॉलिक्यूलर आयन कन्वर्ट हो रहा है इस फ्रेगमेंट आयन में या फिर डॉटर आयन में। दिस इज अ मॉलिक्यूलर आयन, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द योर डॉटर आयन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर इसके बीच में कहीं पे अगर ब्रेकडाउन हो गया होगा, इसका पार्शियल ब्रेकडाउन इन बिटवीन द पाथ ओनली, तो दैट इज गोइंग टू बी द केस ऑफ मेटास्टेबल आयन पीक, जिसको आप एम स्टार से रिप्रेजेंट करते हो। सो एम स्टार को आप उसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज दिस फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ योर डॉटर आयन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला आप यूज करते हो और अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इससे रिलेटेड। चलते हैं आगे।
ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पैराअमीन एनिसोल। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसका फ्रेगमेंट मॉलिक्यूलर आइन लिया हुआ है। दिस इज होल रेडिकल के टाइम ओवर हियर यू कैन सी। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने मान लो यहाँ से ये CH3 रेडिकल बाहर निकल गया। अगर मान लो ये आपका इस तरीके से है, ठीक है, NH2 एंड यहाँ से तुम्हारा CH3 निकल गया एक रेडिकल लेके पूरा बाहर, ये निकल गया बाहर। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे भी रेडिकल रहेगा, ये रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा बॉन्ड, और ये वाला आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इट एंडेड अप गिविंग यू दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड इसका मास बाय चार्ज आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 123 पैरा अमीनो एनिसोल की, और यहाँ पे इसके फ्रेगमेंट की वैल्यू आएगी 108। तो अभी के लिए यहाँ पे इस केस में क्या मान लो कि ये जो है आपका, ये क्या है, मॉलिक्यूलर आइन, और ये है इसकी डॉटर आइन। ठीक है, M2, इसे मान लो M1 एंड इसे मान लो M2। तो आपको कैलकुलेट करना है इसमें पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल आइन। तो फॉर्मूला मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में बता दिया, उसमें आप M2 की वैल्यू पुट कर दो, ये है M2, तो M2 का मॉलिक्यूलर वेट आप पुट कर दो या मास बाय चार्ज वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइडेड बाय 123, इट विल गिव यू 94.8। और यहाँ से ये प्रूव होता है कि इट इज अ नॉन इंटीग्रल वैल्यू, ये फ्रैक्शन में आती है वैल्यू, होल नंबर में नहीं आता आपका मेटास्टेबल आइन की पोजीशन की वैल्यू। ठीक है, मेटास्टेबल आइन पीक की पोजीशन की वैल्यू। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। ऑलराइट, सो दिस इज द अनदर केस, वही जो आपका फ्रेगमेंट पीछे बना था उसको अब इस केस में हम मान लेंगे कि ये आपका पेरेंट है और उसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगी। तो देखो ये आपका फर्दर फ्रेगमेंट होकर ये बन गया आपके पास। अब मान लो कि आपने इसमें से निकालना है क्या, आपके पास ये है यहाँ पे, तो अब आपने यहाँ से रिमूव करना है पूरा का पूरा कार्बोनिल ग्रुप एज सच। ठीक है, उसे रिमूव कर दोगे जब, तो आपके पास ये आपके पास बनेगा आपका नेक्स्ट फ्रेगमेंट। देन देखो अब इसका जो मास बाय चार्ज था आपका, ये जो हमने मान लिया एज ऑफ नाउ मॉलिक्यूलर आइन, और ये आपने मान लिया एज ऑफ नाउ पेरेंट आइन, सॉरी डॉटर आइन। ठीक है, इन दोनों का मास बाय चार्ज भी हमने ले लिया। अब आपने क्या करना है, अगेन फॉर्मूले में पुट करना है, आपके पास मेटास्टेबल आइन की वैल्यू यहाँ पे भी फ्रैक्शन में आ गई। सो दिस इज हाउ यू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपके पास पेपर में कई बार आपको शॉर्ट नोट आ जाता है मेटास्टेबल आइन पे, तो आप इसकी डेफिनेशन दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, मेटास्टेबल आइन पी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, इससे रिलेटेड इस तरह से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कराया ये दे दोगे, एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ टू गो। राइट, तो इतना आपने डेफिनेटली करना है, एंड आप और भी इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। सो या हियर यू कैन फॉलो सम ऑफ द कंटेंट्स। ये सब वही पॉइंट्स हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड दिस कुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक द प्रॉपर लैंग्वेज इन योर पेपर। So yeah, you can take the screenshot over here as well. ये वही चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, and there are few examples also, few more examples related to this particular thing only, and I'll be giving you a question related to it. So yeah, quickly take the screenshot and yeah. So अभी जो हम यहाँ पे डायग्राम की बात कर रहे थे पूरी की पूरी फील्ड फ्री रीजन की, फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन ये वाली, तो वो ये है। अगर आप ड्रॉ करोगे तो प्रॉपरली ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, सो या पीछे हमने प्रॉपरली उसको डिस्कस किया था, अभी भी ये वही है। अगर कई बार आपका केस 1 ये वो है कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगी, मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया आपके आइन का, तो वो पहुंचेगा ही नहीं कलेक्टर तक, कलेक्टर प्लेट तक। और अगर वो सेकंड फील्ड फ्री रीजन में बिफोर मैग्नेटिक सेक्टर अगर ब्रेक डाउन हुई तो वो डेफिनेटली डिटेक्टर तक पहुंच सकता है। ओके, so this is the question where you can consider the mass spectra of toluene, and there are two strong peaks at mass by charge 91 and at 65 are formed, and the peaks at mass by charge 91, it is due to the formation of tropylium cation, which is quite stable, which loses the molecule of acetylene to give C5H5 positive. आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्या, M star, that is metastable ion। तो मैं आपको रिएक्शन भी लिख के बता देती हूँ यहाँ पे। तो ये है आपकी रिएक्शन वेयर टोलुइन इज फ्रेगमेंट लाइक दिस, एंड यहाँ पे आपके पास बेंजाइल केटाइन बन गया ये, और ये इसकी हुई रीअरेंजमेंट, और उसके बाद आपके पास ये बना ट्रोपाइलियम केटाइन। ठीक है, और एंड में आपके पास ये आ गया मास बाय चार्ज 65। तो आपने ट्रोपाइलियम केटाइन को मान लेना है आपका M1 और इसे मान लोगे M2। सिमिलरली आप M स्टार की वैल्यू इसको देख के कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर द लिंक एज वेल।
and yeah, you can follow me on Instagram as well and on LinkedIn as well. The usernames has been mentioned over here. तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने वीडियो में डाला है रिलेटेड टू टोपाइलियमाइन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू C5H5, उसका आंसर आप मुझे मेटास्टेबलाइन का कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे. ओके, एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर. थैंक यू.